अस्सलाम वालेकुम। CFAP 4 के स्टूडेंट्स से मैं स्पेशली मुखातिब हूँ और जैसे कि कल हमारा CFAP का रिज़ल्ट आया उसमें मेरे स्पेशल एड्रेस ही हैं इस वक्त। पहली बात तो वो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया माशाल्लाह बेतहाशा मैसेज मुझे आए माशाल्लाह। CFAP 4 पहले टाइम में पास किया, पहली में पास किया, किसी ने दूसरी में किया, तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उन सबको। पेपर इस बार का CFAP 4 का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, दैट वाज एवरेज पेपर। आप सब लोग इससे एग्री करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल फेलियर तो आता ही है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद है प्राइमरी उन बच्चों को एड्रेस करना कि वो अपने CFAP 4 के फेलियर को कैसे पास में कन्वर्ट करें नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखा गया है कि CFAP 4 लेवल पे, CFAP लेवल पे बच्चे कंस्ट्रक्टिव और डिसिप्लिन्ड वे में अपनी फेलियर को मैनेज नहीं करते, और फेलियर को अगर आप मैनेज ना करें तो फेलियर रिपीट हो जाती है। और CFAP लेवल पे, फाइनल लेवल पे फेलियर बाज़ का बहुत बुरी तरह आपको लेके बैठती हैं, और मतलब मैंने देखा हुआ 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं बाज़ का एक झटके से निकलने के लिए। मतलब मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एक पेपर रहता होता था और वो 3-3, 4-4 साल एक पेपर पे लटके रहते थे, पास नहीं हो पाता था। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फेलियर को बड़े कंस्ट्रक्टिव वे में, डिसिप्लिन वे में, ऑर्गेनाइज वे में उसको एनालाइज कीजिए और उससे उसको सक्सेस में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा जी, तो इसका मकसद मेरा, जैसे मैंने कहा, सिर्फ ये है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि आप अपनी फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई प्राइमरी फोकस, हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू सक्सेस। अच्छा, इसमें जी सबसे अहम बात जो है अपनी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए, फेलियर की कॉजेज़ को ढूंढिए। हमारा बच्चा फेलियर की कॉजेज़ नहीं ढूंढ पाता। तवज्जो ही नहीं होती। नॉर्मली हम क्या करते हैं जी, मेरी तैयारी थोड़ी कम थी तो इस समय रिवीजन 2 थी, इस वक्त 3 कर लेता हूँ। बात का बच्चे के ज़हन में ख्याल आता है मैंने कुछ प्रैक्टिस कम की थी, मैंने 2 साल के पेपर किए थे, मैं 10 साल के पेपर कर लेता हूँ। कुछ लोगों के ख्याल में आता है मैंने फलाने टीचर से पढ़ा था, मैं फलाने से टिमकाने से पढ़ लेता हूँ। तो एक कोई वेरिएबल ढूंढते हैं बच्चे और उस वेरिएबल पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो वेरिएबल एक हो सकता है रेलेवेंट हो, लेकिन रेलेवेंट हो सकता है वो सिर्फ 2-3 नंबर के लिए। और आपने समझा कि आप अगर 38 पे फेल हुए हैं, 35 पे फेल हुए हैं, तो वो एक फैक्टर आपको 35 से 50 प्लस पे ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपने एक फैक्टर पकड़ा कि मेरी प्रैक्टिस कम थी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा, तो भाई 38 से आप 42 पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए, 50 पे नहीं पहुंचे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेलियर की कॉजेज ढूंढिए, और उसमें मैं बच्चों को गाइड करता हूँ भाई फेलियर की कॉज को एक नहीं ढूंढनी, आपको अपनी फेलियर को हर लेवल पे कॉजेज को असेस करने हैं। पहले आपने प्रिपरेशन लेवल पे अपने आप को असेस करना है कि आपकी प्रिपरेशन में एंड रिवीजन में कहाँ पे खामी रही। फिर आप अपने आप को प्रैक्टिस लेवल पे असेस कीजिए कि मैंने जो 5 पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए उसमें मेरी एडिक्वेसी, सफिशिएंसी क्या थी। और फाइनली आप उसको फिर परफॉर्मेंस लेवल पे असेस कीजिए। परफॉर्मेंस से मुराद एग्जाम, कि वहाँ पे आपने कोई गलती, आपसे कोई कमी कोताही हुई तो क्या है। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में नॉर्मली खामियां क्या होती हैं। स्टूडेंट्स कंप्रीहेंसिवली सिलेबस को कवर नहीं करते, सेलेक्टिव हो जाते हैं स्टडी में, ठीक है जी, दिस इज एरर नंबर 1। स्टूडेंट्स सफिशिएंट रिविजन्स नहीं करते, कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ा और बार बार नहीं पढ़ा। जब तक हम बार बार नहीं पढ़ते कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और फिर हमें जैसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने होते हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बगैर इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस को, अनसीन क्वेश्चन को एग्जाम में समझना, अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं रहता। तीसरी चीज, बुक रीडिंग से बच्चा घबराता है। प्रिपरेशन में बुक रीडिंग आप नहीं करते। अब तो बुक रीडिंग की मल्टीपल रीजंस आ चुकी हैं। बुक रीडिंग आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं चाहिए, बुक रीडिंग अब आपको इसलिए भी चाहिए कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी बुक रीडिंग चाहिए। तो वो भी 20, 25, 30 नंबर के लिए ऑन एवरेज हमें तैयार रहना है थ्योरी के लिए। तो बुक रीडिंग अगर होगी तो आप थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी तैयार होगे, कॉन्सेप्चुअल बेस भी अच्छी होगी। तो प्रिपरेशन में मैंने कहा आपने कंप्रिहेंसिव कवरेज नहीं है, रिपीटेड रिविजन्स नहीं है, रिवीजन को मैं साथ ही कवर कर रहा हूँ।
रिवीजन मीन किताब को बार बार, नोट्स को बार बार पढ़ना, वो नहीं होता। नोट्स पढ़ना नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन कमजोर रह जाती है। मेरे हिसाब से कम 3-4 दफा नोट्स को, किताब को पढ़ना जरूरी होता है। बेसिक इलस्ट्रेशन, फार्मूला, फॉर्मेट से चीजों को समझना जरूरी होता है। प्रैक्टिस कम्स लेटर। अच्छा जी, मैंने प्रिपरेशन और रिवीजन के इश्यूज को आपको आइडेंटिफाई किया। दूसरा बहुत ही अहम प्रॉब्लम बच्चों की प्रैक्टिस में आता है। पास पेपर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं बीएफडी में, पास पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली जो बच्चे मुझसे कैफ लेवल पे पढ़े होते हैं, मैं कहता हूँ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ना भी हो, रीजनेबल प्रैक्टिस हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर आराम से पास हो जाता है। बट बीएफडी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, रिपीटेड रिविजन्स के साथ, और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी चाहिए। अब प्रैक्टिस में इशू क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के चक्कर में क्वांटिटी पे फोकस करते हुए सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा, सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा, समझता है कि मैंने अगर 5, 7, 8 साल के पेपर देख लिए तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली। सवाल पढ़ा, जवाब देखा और फिर उसका पेपर हल करके खुश हो गए कि जी मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली है, मैंने 5 साल, 8-10 साल के पेपर कर लिए हैं। तो भाई ये इशू बड़ा सीरियस है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की फेलियर की वजह है कि दे डोंट प्रैक्टिस पास पेपर क्वेश्चन एट होम टू हेल्प देम प्रिपेयर फॉर एग्जाम परफॉर्मेंस। भाई प्रैक्टिस करते हुए आपको ख्याल रखना है कि मैं प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिस करता हूं एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन को हैंडल करने की एबिलिटी पैदा करने के लिए। हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा और उसको लिख दिया। वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि भाई इस जैसा सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो हम कैसे हल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क, अहम फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पास पेपर क्वेश्चन करना इस नीयत से कि भाई ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो हम कैसे जवाब बनाएंगे, और पास पेपर करना इस नियत से कि भाई ये एक नया सवाल मेरे सामने आया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने जो किताब लेक्चर से नॉलेज सीखा था, जो किताब से मैंने नॉलेज सीखा था, उस नॉलेज की एप्लीकेशन की मदद से इस सवाल का जवाब कैसे बनना चाहिए। दिस इज द स्किल दैट विल गेट यू टू द एग्जाम। और ये स्किल आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में आपके काम आएगी। अगर घर में सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा और छाप दिया तो आपने तो क्वेश्चन रीडिंग स्किल अपनी एनहेंस नहीं की। कल ही मेरी बच्चे से बात हो रही थी, उसकी फेलियर की प्राइमरी रीजन जो मुझे नजर आई, हिज वीकनेस इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन। सारा सवाल आता था, सारा पेपर बच्चे को आता था, लेकिन कहता जी मेरे पास रीडिंग मेरी इतनी स्लो थी कि मैं हार्डली 1 से 1.5 दफा सवाल पढ़ पाता था और मुझे करना शुरू करना पड़ता था सवाल, और इस तरह 1 से 1.5 दफा पढ़ने के बावजूद मैं हार्डली 80 नंबर का सवाल कर पाया, 80 नंबर का पेपर कर पाया। तो 1 से 1.5 दफा जब आप सवाल पढ़ के पेपर कर रहे हो तो आपका एरर रेट आसमानों को छू रहा होता है भाई। 80-85 का अगर आपने पेपर किया हो 3 दफा सवाल पढ़ के तो पास हो जाते हो, लेकिन 1 से 1.5 दफा सवाल पढ़ के 80-85 का पेपर करोगे तो फेल ही होगे भाई। एरर रेट बहुत हाई होगा। वो बच्चा मेरे लगता है मैं गलती नहीं कर रहा तो 42-43 पे फेल हुआ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे ताकि अपनी रीडिंग पावर इंप्रूव करो। हमारा बच्चा क्या करता है, सवाल पढ़ता है, समझ नहीं आता, जवाब देख लेता है, ये रियलाइज ही नहीं करता समझ इसलिए नहीं आया कि मेरी रीडिंग कमजोर है। भाई एग्जाम में मुझे कौन बताएगा कि ये सवाल कैसे होने, एग्जाम में तो खुद ही करना पड़ेगा ना भाई। तो घर पे रीडिंग बार बार करो, 3 दफा करो, 4 दफा करो, 6 दफा सवाल पढ़ना पढ़ो। जितनी रीडिंग ज्यादा करोगे उतनी रीडिंग इंप्रूव होती जाएगी, उतनी कंप्रीहेंशन, सवाल को पढ़ने के समझने की ताकत बढ़ती जाएगी। सो प्रैक्टिस में इश्यूज हैं। बच्चे प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन रीडिंग स्किल एनहेंस नहीं करते। प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन प्लानिंग के आंसर की प्लानिंग, क्वेश्चन को लेकर, रिक्वायरमेंट को लेकर आंसर किस फॉर्मेट पे होना चाहिए, किन फार्मूला की मदद से होना चाहिए, किन असूलों की मदद से होना चाहिए, इस पर सोचते नहीं है, सोल्यूशन देख लेते हैं जिसमें फॉर्मेट भी गिवन है, स्टेप्स भी गिवन है, असूल भी गिवन है। तो भाई एग्जाम में तो गिवन नहीं होंगे, सोचना पड़ेगा ना आपको। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इन दिस मैनर कि ये चीजें आप अपने अंदर डेवलप कीजिए।
तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसपे हमारा बच्चा स्टक होता है। और फिर प्रैक्टिस में एक बहुत अहम बात, एक अहम स्टेप जिसको आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिस करते हुए, कि सवाल हम सोल्यूशन की मदद से बैठ जब कर रहे हैं तो हमें कुछ स्टेप्स में दिक्कत हो सकती है, कोई कैलकुलेशन में हम जाके स्टक हो सकते हैं, कोई स्टेप में मुझे समझ नहीं आएगी क्या करना है। तो भाई प्रैक्टिस करते हुए ये भी अपनी आदत अपनाओ कि जहां फंसो सोल्यूशन नहीं देखना, अजम्पशन लेकर सवाल पूरा करो, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही होना है। सवाल को कंप्लीट करना शुड बी योर टारगेट। परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी टू पास द पेपर। पेपर कंप्लीट हुआ हो विद रीजनेबल एक्यूरेसी, यू गेट थ्रू वेरी इजीली, और यही एक कामयाबी का फार्मूला है। तो प्रैक्टिस घर पे हमने करनी है इस अंदाज में, जैसे हमें एग्जाम में सवाल आएगा नो सोल्यूशन, हमें सवाल आएगा, हमें पूरा सवाल नहीं आता होगा, हमें सवाल के 10 स्टेप हैं, 10 में से 3 या 4 मिसिंग होंगे, हमें क्लिक नहीं होंगे, तो भाई उन 3-4 स्टेप से अजम्पशन ले लेना, वैल्यू की, ट्रीटमेंट की, लेकिन सवाल को पूरा कर देना। फिर आंसर से देख के सीख लेना भाई यहाँ पे अजम्पशन ली थी, वहां पे मुझे क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। इस अंदाज में घर में सवाल करने की आदत डालोगे तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्वेश्चन को बेहतर अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट जो बहुत ही इग्नोर्ड एरिया होता है, दैट इज परफॉर्मेंस। हमारा बच्चा अहमियत नहीं देता। अच्छा, कुछ बच्चे तैयारी भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो नहीं होती। मेरे हिसाब से इट इज 50-50, गैदरिंग एमिनेशन एंड फाइटिंग बैटल। तैयारी में आपने असला इकट्ठा कर लिया, बैटल की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, ताजा दम नहीं हो, एनर्जी नहीं है, तो जंग कैसे जीतोगे भाई? जितना मर्जी असला इकट्ठा हो, जंग नहीं जीती जाएगी विदाउट गुड स्ट्रेटेजी। तो परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जाम इट इज वेरी क्रिटिकल, इस पे भी तवज्जो होनी चाहिए, और ये तवज्जो आप भाई शुरू से ही रखो, अपने जहन में बिठाओ कि मैं एग्जाम के लिए तैयार हो रहा हूं, 3 घंटे 15 मिनट के लिए तैयार हो रहा हूं, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। और परफॉर्मेंस में छोटी छोटी चीजें अहम होती हैं, जैसे एग्जामिनेशन नाइट की स्लीप इज वेरी क्रिटिकल। मैं हर अटेम्प्ट में कितने ही बच्चों से मिलता हूं जिनकी फेलियर की कॉज होती है एग्जामिनेशन से पहले जो रात है प्रॉपर नींद के बगैर जाते हैं। कोई बच्चा सोए बगैर चला जाता है, कोई 1-2 घंटे सो के जाता है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल इन BFD। कम से कम 7-8 घंटे की नींद के साथ जाओगे तो दिमाग फ्रेश होगा, दिमाग चलेगा एग्जाम में जाके। दिमाग फ्रेश रहो, चलता नहीं है BFD जैसे पेपर में, जहां पे आपको फुल फोकस चाहिए रीडिंग पे, थिंकिंग पे, और डाटा रूल्स को रिकॉल करके, रेलेवेंट रूल्स को ला के दिमाग में फॉर्मेट बनाना, सोल्यूशन प्लान करना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप फ्रेश हो। देन सिर्फ फ्रेश होना नहीं, एनर्जी जरूरी है। एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। बच्चे टेंशन में नाश्ता खाना किए बगैर के चले जाते हैं एग्जाम में, तो फूड नहीं लिया हुआ, एनर्जी नहीं है दिमाग में, परफॉर्मेंस लो हो जाती है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन बड़ा मैटर करता है कि आप हमेशा आसान सवाल से क्वेश्चन शुरू करें और फिर मुश्किल सवाल की तरफ जाएं। अक्सर लोगों की अप्रोच होती है ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो सारे ही करने हैं तो पहले से शुरू करो, एंड तक जाएंगे। लेकिन पहला सवाल अगर मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द पेपर है और जाते ही पहले हाथ आपने मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन को हाथ डाल दिया, तो जब नर्वसनेस में आप मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन पकड़ते हैं तो यू आर बाउंड टू गेट स्टक। आप फंसते हो, वहां पे टाइम जाया होते हैं, अच्छी तरह सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और पहला क्वेश्चन अच्छा रहा होने का इतना नेगेटिव प्रेशर दिमाग पे आता है कि आपके पूरे परफॉर्मेंस एग्जाम की ऐसी की तैसी फिर जाती है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, एंड द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड एट द एंड, या एटलीस्ट सेकंड लास्ट अगर करना है तो कर लेना, बीच में उसको हाथ नहीं डालते। आसान तरीन से आसान तर, फिर आसान, फिर मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन, ये सीक्वेंस रखते हैं एग्जाम में। और सबसे अहम बात जो आपको प्रैक्टिस में बताई कि भाई जहां फंसो वहां टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आपको जहां फंसो 1-2 मिनट सोचोगे, क्योंकि हर स्टेप 1-2 नंबर 3 नंबर का होता है। 1-2 मिनट सोच के अगर ट्रीटमेंट समझ आ जाए कर देना, नहीं समझ आए तो वैल्यू ज़ूम करो, आगे चलो, स्टेप वाइज नंबर लेते जाओ। पूरा सवाल करोगे, 2 स्टेप गलत हो गए, 4 ठीक हो गए, कोई बात नहीं, 4/6 मिल जाएंगे आपको, विच इज गुड स्कोर। टारगेट होगा कंप्लीट करना पेपर विद रीजनेबल एक्यूरेसी। सो के जाएं, नाश्ता करके जाएं, एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट किए बगैर आगे मूव ऑन करते जाएं, पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें, स्टक होकर टाइम जाया ना करें। ये तो बातें होगी जनाब जो जनरल पिछली अटेम्प्ट में आप फेल हुए, जिनका आपको ओवरकम करना है। ये तो इन पे मैंने बात कर दी। इसके अलावा बच्चों आपको कोई इशू हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू सेपरेट गाइडेंस वीडियोस ऑन दोज प्रॉब्लम एज वेल। लेकिन अब कमिंग अटेम्प्ट के रेफरेंस से ऐसे बच्चे, मैं जो कहूँगा बदकिस्मत बच्चे हैं जो फेल हुए, किसी भी टाइम में एग्जाम में फेल हो, मैं उनको बदकिस्मत बच्चे ही कहता हूं। लेकिन CFAP के बच्चों के लिए थोड़ा सा एडिशनल चैलेंज आ गया, सबके लिए है, कोई सिलेक्टेड बच्चों के लिए नहीं है। सारे BFD के बच्चे आप जो एग्जाम देंगे वो देंगे अब
कंप्यूटर बेस्ड। तो भाई इसका मतलब आपने जो पिछली खामियां तैयारी रिवीजन प्रैक्टिस की बताई हैं, उसके अलावा आपने एक और चीज जो ऐड करनी है वो ये है कि भाई अब तो दिसंबर में हमारा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, उसके लिए आपको अपनी तैयारी को कैसे मोल्ड करना है, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आई विल बी शेयरिंग अ सेपरेट वीडियो विद यू कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के रेफरेंस से अपनी प्रिपरेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपकी प्रिपरेशन रिवीजन प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ने इम्पैक्ट डालना है, इफेक्ट डालना है और कैसे इफेक्ट डालना है। ठीक है जी, तो इसके लिए नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।